वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट एपीआई मेथड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जेसन सर्वर का यूज करते हुए एक एपीआई क्रिएट करी थी और वो कुछ इस तरीके से क्रिएट की थी। सारे स्टेप्स मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करवा दिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आगे आने वाली कुछ वीडियोस हमारी पिछली वीडियो पे बेस करती हैं। ठीक है, हमने जेसन सर्वर का यूज करते हुए एक एपीआई क्रिएट क्यों की थी, ताकि हम यहाँ पे अब जो एपीआई के मेथड डिस्कस करेंगे, चाहे वो पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो, डिलीट हो, उनका यूज करते हुए जो हमारे डेटा पे एक्चुअल में रिफ्लेक्ट आना है वो चेंजेस हमें यहाँ पे होते हुए देखें। अगर हम कोई भी इंटरनेट पर अवेलेबल फ्री फेक एपीआई यूज करेंगे तो उसमें हमें वो चेंजेस होते हुए नहीं दिखने थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, कोई बैकएंड टेक्नोलॉजी हमने यूज नहीं करी, हमने यहाँ पे सिंपल जेसन सर्वर का यूज करते हुए एक फेक एपीआई यहाँ पे बना ली। अब जब हम यहाँ पे एपीआई मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे वो पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो या डिलीट हो, उनके एक्शंस आपको यहाँ पे परफॉर्म होते हुए दिखेंगे, वो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे जेसन सर्वर का यूज करते हुए एपीआई क्रिएट कर ली थी। मैं इसको सिंपल यहाँ पे आके रन कर दूंगा। रन करने के लिए क्या कमांड होती है, आप सिंपल यहाँ पे आके लिखते हो जेसन सर्वर और उसके बाद आप लिखते हो _वॉच, देन उसके बाद आप अपनी फाइल का नाम, आपकी फाइल का क्या नाम है, users.json। मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। जैसे ही इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास इसका यूआरएल आ चुका है, एंड पॉइंट आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी एपीआई है। मैं इसको क्या करने वाला हूं, यहाँ पे आज पोस्ट एपीआई मेथड इंप्लीमेंट करने वाला हूं। गेट तो हमने करके देख लिया था, गेट में तो कोई इशू नहीं होता, आपका जो डेटा होता है वो कोई चेंज नहीं होता है गेट में। तो गेट को तो अगर आप जेसन सर्वर पे यूज करो या आप जो है वो फ्री फेक एपीआईज पे यूज करो जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, उनका तरीका सेम ही रहता है। ठीक है, उसमें ऑब्वियसली कोई डेटा में चेंजेस नहीं हो रही थी। लेकिन पोस्ट एपीआई मेथड का मतलब ये होता है कि मैं फ्रंट एंड से अपना डेटा सेंड करूंगा, वो डेटा मेरी एपीआई में यहां पर ऐड होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम वही इंटरनेट पर अवेलेबल एपीआई यूज करते तो हम ऐड तो करवा देते, सारी चीजें हो जाती सक्सेसफुली, लेकिन आपको यहां पे ऐड होते हुए वो डेटा दिखता नहीं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जेसन सर्वर का यूज करते हुए एक फेक एपीआई बना ली थी। अब अगर मैं अपने फ्रंट एंड से यानी कि अपनी एंगुलर एप्लीकेशन से कोई भी डेटा वहां से सेंड करूंगा और अपनी एपीआई पे पोस्ट एपीआई मेथड हिट करूंगा तो यहां पे वो डेटा यहां पे ऐड होगा। ठीक है, तो किस तरह से काम करना है, किस तरीके से ये सारी चीजें इंटीग्रेट होंगी, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इंप्लीमेंट करवाऊंगा। ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहां पर अपनी एंगुलर 19 एप्लीकेशन में। यहां पर आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी एक सर्विस क्रिएट करनी है। ठीक है, क्योंकि एपीआई से रिलेटेड जितना काम होता है उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक सर्विस बनाऊंगा। तो मैं यहां पे आगे लिखूंगा ng जनरेट, s का मतलब सर्विस, और अपनी सर्विस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहां पे रख दिया पोस्ट एपीआई। ठीक है, तो पोस्ट एपीआई के नाम से मेरे पास यहां पे क्या बना दी जाएगी, एक सर्विस बना दी जाएगी। ठीक है, अब इस सर्विस के अंदर हमने काम क्या करना है, हमने बेसिकली यहां पे पोस्ट एपीआई मेथड को इंप्लीमेंट करना है। मैं अगर यहां पे आता हूं ऐप डायरेक्टरी में, और ऐप डायरेक्टरी में अगर हम यहां पे नीचे जाते हैं तो यहां पर आपको देखो पोस्ट एपीआई सर्विस आपको यहां पे मिल चुका है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा यहां पे जरा नीचे कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा यहां पे जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, इतना आई गेस इनफ रहेगा। मैंने इसके अंदर क्या काम करना है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इंजेक्टेबल ऑलरेडी यहां पे इंपोर्ट हुआ हुआ है, क्योंकि इंजेक्टेबल डायरेक्ट डेकोरेटर का यूज करते हुए आप अपनी क्लास को क्या बनाते हो, सर्विस बनाते हो, ताकि ये क्लास दूसरे कंपोनेंट्स में या सर्विस में जाकर उसको इंजेक्ट करवाया जा सके। ठीक है, इसको यूज किया जा सके। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, एक मेथड बेसिकली हमारे पास होता है, एक फंक्शन होता है विच इज इंजेक्ट। ठीक है, तो हम इस इंजेक्ट वाले फंक्शन को भी यहां पे इंपोर्ट करवा लेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, हम आ जाएंगे यहां पर अपनी पोस्ट एपीआई सर्विस की क्लास में। यहां पर आकर मैं सबसे पहले प्राइवेट कीवर्ड का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि अभी जो मैं एक यहां पे वेरिएबल बनाने वाला हूं, जो प्रॉपर्टी बनाने वाला हूं, वो सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहनी चाहिए। मैंने यहां पर आकर अपनी प्रॉपर्टी का नाम रख दिया एपीआई यूआरएल, और इसके अंदर मैं अपनी एपीआई का यूआरएल बताऊंगा। कहां से मिलेगा एपीआई का यूआरएल, भाई ये रही मेरी एपीआई। इसी को मैं यहां पे कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा अपने वीएस कोड में और यहां पर लाकर इस एपीआई यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एपीआई यूआरएल मेरे पास यहां पे आ चुका है। अब एक तरीका होता है कि आप कंस्ट्रक्टर का यूज करो। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा ताकि आप यहां पे क्या कर सको, कोई भी इंस्टेंस क्रिएट कर सको बेसिकली अपनी सर्विस का। या फिर आप क्या कर सकते हो, इंजेक्ट वाले फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो आप दोनों यूज कर सकते हो। मैंने आपको कंस्ट्रक्टर भी बताया हुआ है और आज मैं आपको यहां पे इंजेक्ट भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर अगर लिखेंगे प्राइवेट, और मैं यहां पे क्या करूंगा, HTTP के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाना है, मैंने बनाना है HTTP क्लाइंट का इंस्टेंस। ठीक है, तो हम यहां पर अगर क्या करेंगे, इंजेक्ट का यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई इंजेक्ट करवा दो, किसको इंजेक्ट करवा दो, HTTP क्लाइंट वाले मॉड्यूल को, बेसिकली जो एक सर्विस है हमारी, इसको
यहाँ पे क्या करवा दो, इंजेक्ट करवा दो। तो HTTP क्लाइंट यहाँ पे इंजेक्ट भी हो गई और उसका यहाँ पे जो इंस्टेंस बनाना था HTTP वो भी मैंने यहाँ पे बना लिया। तो यही सेम काम हमने लास्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए करा था, इसको आपने इंजेक्ट के थ्रू भी देख लिया। ताकि ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी आप एंगुलर का कोई पुराना कोड देख लो या इस तरीके से किसी डेवलपर का कोड देख लो तो आपको पता होना चाहिए। ये इंजेक्ट बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कंस्ट्रक्टर काम करता है। इंजेक्ट ने भी क्या करा, HTTP क्लाइंट वाली सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करवाया और उसका यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस बना लिया HTTP के नाम से, ताकि अब जो API के मेथड्स होते हैं ना, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, वो सारे मैं इस HTTP का यूज करते हुए एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। वो मेथड बेसिकली किस लिए होगा, पोस्ट API मेथड को हिट करने के लिए होगा। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, ऐड यूजर के नाम से लेट सपोज मैंने एक मेथड बनाना है, मैं बोलूंगा इसका क्या होगा, एक पैरामीटर होगा। पैरामीटर का नाम मैंने बता दिया यूजर, और ये पैरामीटर बेसिकली किस टाइप का होगा वो मैं बता देता हूं कि भाई इस पैरामीटर के अंदर क्या आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी दो वैल्यूज। अब आपको पता है कि भाई आपकी जो API थी उसके अंदर यहाँ पे दो ही वैल्यूज है, नेम और ईमेल। आईडी आप कभी भी यूजर से नहीं लेते हो, ये आपको पता होगा कि डेटाबेस में जो आपका आईडी की जो फंक्शनलिटी होती है वो इंक्रीमेंट हो रही होती है या आप आईडी यूनिक खुद जनरेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर आप आईडी पास नहीं भी करोगे तो यहाँ पे जेसन सर्वर क्या करता है, आपके डेटा की एक यूनिक आईडी खुद ही जनरेट कर देता है। और ये ऐसा होता भी नहीं है कि आप आईडी जो है वो यूजर से लेते हो, आप नेम और ईमेल ही लेते हो, उस यूजर की आईडी ऑटोमेटिकली खुद जनरेट होती है। ठीक है, तो हम यहां पर भी वही काम करेंगे, हम बोलेंगे कि यूजर अपने साथ क्या लेकर आएगा, नेम लेकर आएगा। उस नेम की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। सेम ऐसे ही मैं यहां पे सेमीकोलन लगा के बोलूंगा कि भाई उस यूजर की क्या होगी, ईमेल होगी, और उस ईमेल की भी टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। ये दोनों चीजें मैंने यहां पे बता दी हैं। इसके साथ साथ ये जो ऐड यूजर का फंक्शन होगा इसको हम एसिंक्रोनस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहां पे आके यूज करते हैं ऑब्जर्वेबल का। ऑब्जर्वेबल बेसिकली RxJS यानी कि रिएक्टिव एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी से बेसिकली इंपोर्ट होता है। जो भी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं कि भाई कहीं पर अगर टाइम लग रहा है, प्रोमिसेस हैंडल हो रहे हैं, उन सारी चीजों के लिए हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शनलिटी होती है, हम यहाँ पे ऑब्जर्वेबल का यूज कर सकते हैं। तो जितने भी एसिंक्रोनस टास्क होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और इसकी रिटर्न टाइप बेसिकली क्या रहेगी, एनी, कि भाई API में जो भी हम यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको कोई डिफाइन नहीं करा, हमने यहाँ पे इसको एनी कर दिया है। और यहाँ पर अगर मैं बोल दूंगा रिटर्न, कि ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, दिस डॉट HTTP का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और HTTP का यूज करते हुए हम कोई भी API मेथड को हिट कर सकते हैं। आज हम क्या डिस्कस करें, पोस्ट API, क्योंकि हमने अपने डेटा को सेंड करना है। लास्ट वीडियो में हमने अपने डेटा को गेट करना था, तो हमने गेट API मेथड यूज करा था। आज हमने अपने डेटा को फ्रंट एंड से सेंड करना है API में, तो हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे पोस्ट API मेथड का। मैंने यहाँ पे पोस्ट API मेथड का यूज करा, और पोस्ट API मेथड आपसे दो चीजें मांगता है। पहली चीज वो मांगता है कि भाई आपकी API कौन सी है, कौन सा API URL है। तो API URL के लिए हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, तो हम यहाँ पे आगे सिंपल बोल देंगे दिस डॉट API URL। ठीक है, हमने बोल दिया दिस डॉट API URL के API URL ये है। और इसके साथ साथ पोस्ट API आपसे एक और चीज मांगता है। पहली चीज क्या मांगता है, API का URL, वो मैंने बता दिया। दूसरी चीज मांगता है कि ठीक है मैं इस वाली API पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड तो करूंगा, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये आपसे डेटा लेकर जाता है और इस API को देता है। तो यहां पे हमें इस डेटा को भी सेंड करवाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि यूजर यानी कि इस वाले पैरामीटर के अंदर आपको जो भी डेटा मिल रहा था, नेम और ईमेल जो भी मिल रही थी, वो भी अपने साथ ले जाओ और इस API को दे दो, ताकि ये API अपने पास उसको सेव कर ले। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे सर्विस बनानी थी, ये सर्विस हमने यहाँ पे बना ली है। कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। तो यहाँ पे हमने जो पोस्ट API मेथड की जो सर्विस बनानी थी बेसिकली, वो सर्विस हम यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट बनाना है। तो हम यहाँ पर आएंगे सिंपल ng जनरेट C यानी कि कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे रख दिया पोस्ट API सर्विस रख दिया। ठीक है, इस नाम से बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कंपोनेंट जनरेट कर लिया है। सर्विस वाला काम जितना था वो सारा सर्विस वाला काम हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे पोस्ट API सर्विस बेसिकली ये रहा। इसके हम कंपोनेंट वाली फाइल में आ जाएंगे, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में आएंगे। और यहां पर आने के बाद अब हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हम आ जाएंगे इसकी क्लास में। क्लास में आने के बाद मैं यहां पर अगर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, प्रॉपर्टी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या रख दिया है, यूज फॉर्म रख दिया है। और यहां पे जो बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी बनने वाली है वो किस टाइप की बनेगी, फॉर्म ग्रुप की बनेगी। ठीक है, फॉर्म ग्रुप क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। फॉर्म ग्रुप का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अभी यहां पे इसकी HTML में जो फॉर्म बनाओगे ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यहां पे एक बिल्ट इन क्लास
होती है, ठीक है। इसको आप क्या करवाते हो, अपने फॉर्म से इंटीग्रेट करवा देते हो, ताकि अगर आपने कोई भी वैलिडेशन अप्लाई करनी है, कोई भी अपने फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए कोई भी चीज अप्लाई करनी है, तो वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, फॉर्म ग्रुप अप्लाई करता है, ठीक है। कि आप अपनी फील्ड्स के ऊपर जो है वो इस तरीके से वैलिडेशन लगा सकते हो कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये फील्ड ईमेल टाइप की, ये फील्ड पासवर्ड टाइप की है। ये सारी फंक्शनलिटीज आपको कौन प्रोवाइड करता है, फॉर्म ग्रुप प्रोवाइड कर देता है। तो हमने बोला कि भाई फॉर्म ग्रुप की टाइप का हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लिया, प्रॉपर्टी बना ली यूज फॉर्म के नाम से, ठीक है। अभी हम इसको आगे जाके यूज करेंगे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बनानी है विच इज रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हमारा क्या आएगा, एपीआई से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। आपका जो एपीआई में आपने पोस्ट एपीआई हिट करी है, यानी कि आपने जो डेटा सेंड करा है वो सक्सेसफुली सेंड हो गया या कोई एरर आ रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए एक प्रॉपर्टी बना ली। इसकी टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नल रहेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर बोल दिया कि भाई इसकी टाइप क्या रहेगी, या तो स्ट्रिंग रहेगी या नल रहेगी। बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स क्या है, अभी आपका नल है, क्योंकि जब इनिशियली आपका पेज लोड होगा, आपका कंपोनेंट लोड होगा, तो उस टाइम आपने कोई भी रिक्वेस्ट वहां पे नहीं करी होगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, इनिशियली क्या रहेगा, नल रहेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर अगर यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करके दिखा देता हूं। हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करेंगे, यहां पर आकर एक इंस्टेंस बनाएंगे। इंस्टेंस मैंने बनाना है एफबी के नाम से, क्योंकि यहां पर जो हम यहाँ पे सर्विस यूज करने वाले हैं वो होती है हमारी फॉर्म बिल्डर की सर्विस, ठीक है। तो ये फॉर्म बिल्डर की सर्विस बेसिकली क्या करती है, आपके फॉर्म को क्रिएट करती है कि आपके फॉर्म के अंदर कितनी फील्ड्स होंगी, किस फील्ड के ऊपर आपने कौन सी वैलिडेशन अप्लाई करनी है, क्या क्या चीजें होंगी, उन सारी चीजों के लिए आप क्या अप्लाई करते हो, फॉर्म बिल्डर अप्लाई करते हो, जो आपके फॉर्म की लॉजिक को बेसिकली हैंडल करता है। ये जो फॉर्म ग्रुप होता है ये आपके टेम्पलेट में, यानी कि आपकी HTML की फाइल में लिंक होता है, और ये जो फॉर्म बिल्डर होता है ये आपके फॉर्म की फंक्शनैलिटीज को, आपके फॉर्म के ऊपर क्या लॉजिक अप्लाई होनी है, आपके फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है, कितनी फील्ड्स होंगी, वो सारी चीजें हम फॉर्म बिल्डर के अंदर बताते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ये भी बिल्ट इन बेसिकली सर्विस होती है। यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करूंगा, और वो जो मैंने एपीआई सर्विस बनाई थी ना, उसकी भी मैं यहाँ पे आके क्या बना लूंगा, एक इंस्टेंस बना लूंगा। जैसे मैंने यूजर सर्विस के नाम से यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लिया, ठीक है। और हमारी सर्विस का क्या नाम था, पोस्ट एपीआई था, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा पोस्ट एपीआई सर्विस यूज करना है सिर्फ। तो हम यहाँ पे आके ये लिखेंगे पोस्ट एपीआई सर्विस, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो देखो ये पोस्ट एपीआई सर्विस यहाँ से भी क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे अपने कंस्ट्रक्टर की। तो ये चीज तो हमने यहाँ पे अभी डिफाइन कर दी है कि भाई हमारा कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से रहेगा कि इसके अंदर हम यहाँ पे दो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। एक होगा एफबी जो हमारे फॉर्म बिल्डर सर्विस का इंस्टेंस रहेगा, और एक होगी हमारी यूजर सर्विस जो हमारे पोस्ट एपीआई सर्विस जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी उसकी यहाँ पे क्या रहेगा, इंस्टेंस रहेगा। इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, ये जो यूज फॉर्म था ना इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा। कैसे इनिशियलाइज करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा दिस डॉट यूज फॉर्म का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इसके अंदर आकर हम यहाँ पे बोलेंगे दिस डॉट एफबी, ठीक है। कि आप मुझे क्या करना है, अपने जो बेसिकली फॉर्म बिल्डर का यूज करते हुए यहाँ पे ग्रुप करवाना है। कैसे ग्रुप करवाने, ग्रुप करवाने का मतलब ये कि आपके फॉर्म के अंदर कितनी फील्ड्स होंगी वो अब आप यहाँ पे बताओगे। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई पहली फील्ड होगी मेरे फॉर्म की नेम, और इसके अंदर आएगा क्या, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा दिस डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या यूज करेंगे, एफबी का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे बोला एफबी डॉट, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा नॉन नलेबल, कि ये वाली जो फील्ड है वो नल एबल नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस फील्ड के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। पहली चीज तो मैंने ये बता दी। ये क्या करेगा, इस फील्ड को कंट्रोल करेगा। देखो अब मैं यहाँ पे फॉर्म बिल्डर का यूज करते हुए अपनी फील्ड को कंट्रोल कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले बताऊंगा, वैलिडेटर्स का यूज करूंगा। मैंने यहाँ पर आकर बोला कि भाई आपने इस फील्ड को क्या करना है, वैलिडेट करना है। कैसे वैलिडेट करना है, कि ये फील्ड क्या रहनी चाहिए, रिक्वायर्ड रहनी चाहिए। पहली चीज तो मैंने यहाँ पे इसको ये बता दिया कि भाई ये वाली फील्ड क्या रहनी चाहिए, रिक्वायर्ड रहनी चाहिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपनी दूसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी मेरी होगी ईमेल के नाम से। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, दिस डॉट एफबी डॉट, ये भी क्या रहेगी, नॉन नल एबल रहेगी, और इसको भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं क्या यूज करूंगा, वैलिडेटर्स का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। पहली चीज तो क्या है, ये रिक्वायर्ड रहनी चाहिए। दूसरी वैलिडेशन इसके ऊपर क्या अप्लाई करनी है, कि ये ईमेल टाइप की रहनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर आपने
email को यूज करना है। और ये बेसिकली हमने यहाँ पे मल्टीपल वैलिडेशंस लगाई हैं, तो ये जो वैलिडेशंस है ना हमारी, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल वैलिडेशंस अप्लाई करी हैं। तो इस वाली फील्ड पे मैंने 2 वैलिडेशंस अप्लाई कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली एंड होगा और हम यहाँ पे आ जाएंगे इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर। अब मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर एक मेथड बना लिया है ऑन सबमिट के नाम से, कि जब मेरे फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तो आपने क्या काम करना है, अब वो चीज मैं बताऊंगा। मैं बोलूंगा सबसे पहले क्या करो, चेक करो। इफ की कंडीशन लगाऊंगा, यहां पर आकर मैं बोलूंगा दिस डॉट यूजर फॉर्म, ठीक है, यूजर फॉर्म डॉट वैलिड। मैं बोलूंगा कि अगर यूजर फॉर्म की सारी वैल्यूज सारी वैलिडेशन के साथ सही से फिल हो चुकी हैं, कोई किसी चीज में एरर नहीं आया है, तो आपने क्या काम करना है, मैं यहां पर आऊंगा कॉन्स्ट यूजर का यहां पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे पता है कि यूजर फॉर्म के अंदर नेम की भी वैल्यू है और ईमेल की भी वैल्यू है। इसको मैंने एज अ ऑब्जेक्ट कहां पे स्टोर करवा देना, यूजर के अंदर, क्योंकि मैंने पोस्ट एपीआई सर्विस को भी क्या बोला था कि मैं तुम्हें एक यूजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट दूंगा जिसके अंदर नेम होगी और ईमेल होगी। वही सेम काम मुझे यहां पे करना है। तो अभी नेम और ईमेल का है यूजर फॉर्म। अच्छा, मैंने इसका नाम यूज फॉर्म रख दिया यार, तो हम इसको ना यहाँ पे आगे यूजर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे आगे यूजर फॉर्म कर देता हूं और उसके बाद हम यहाँ पे भी आगे इसको यूजर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये यूजर फॉर्म है, यूज फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको क्या बोला कि भाई यूजर फॉर्म के अंदर आपके पास नेम आ रही होगी, ईमेल आ रहा होगा, तो उसको हम कैसे टारगेट करेंगे, मैं बोलूंगा यहां पे दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है, दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू कि यूजर फॉर्म के अंदर वैल्यू क्या रही होगी, मैं यहां पे आके बोलूंगा एज कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं बता दूंगा नेम क्या थी आपकी, स्ट्रिंग टाइप की थी। सेम ऐसे ही हम यहां पे आगे सेमीकोलन लगाएंगे और मैं यहां पर अगर बोलूंगा ईमेल, और ईमेल भी किस टाइप की थी आपकी, स्ट्रिंग टाइप की थी। मैंने बोला कि भाई ये आपके पास क्या थी, वैल्यू थी, इसको आपने क्या असाइन करवा देना है, यूजर के अंदर असाइन करवा देना है। तो अब यूजर के अंदर क्या आ चुका है, ये वाला ऑब्जेक्ट आ चुका है। और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मैंने यहां पे अपनी एपीआई से प्रॉमिस करा था कि जब मैं तुम्हें यहां पे पोस्ट एपीआई मेथड को हिट करूंगा तो तुम्हें मैं इस टाइप का डेटा दूंगा। एग्जैक्ट इसी टाइप का डेटा मैंने यहां पे इनिशियलाइज करवा दिया है यूजर वाली प्रॉपर्टी के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, अपनी सर्विस का यूज करते हुए इस वाले ऑब्जेक्ट को पास करवा दूंगा, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर अगर मैं बोलूंगा दिस डॉट यूजर सर्विस, और यूजर सर्विस का बेसिकली जो हमारे पास मेथड था वो था ऐड यूजर के नाम से। हमने यहां पे जो मेथड बनाया था वो किस नाम से बनाया था, ऐड यूजर के नाम से। तो वही मेथड मैं यहां पे क्या करूंगा, सिंपल कॉल करूंगा। इसके अंदर मैं क्या वैल्यू पास करवाऊंगा, मैंने इससे प्रॉमिस करा था कि तुम्हारे पास मैंने इससे प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें एक ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा और उसके अंदर नेम और ईमेल होगी। सेम यही चीज हमारे पास यहां पे इस यूजर के अंदर है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस यूजर को इस तरीके से पास करवा दूंगा। और उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, सब्सक्राइब के मेथड को कॉल करवा देंगे कि भाई जैसे ही यहां पे क्या होगा, ये वाला मेथड सेंड किया जाएगा तो आपने क्या काम करना है। जैसे ही ये चीज हो जाएगी, हम यहां पर अगर बोलेंगे नेक्स्ट का, हम यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली एक मेथड यूज करेंगे, इस तरीके से एक एरो फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर मैं यहां पर अगर बोलूंगा दिस डॉट रिस्पॉन्स कि भाई अगर ये काम सक्सेसफुली हो जाता है तो आपने रिस्पॉन्स की वैल्यू को सेट क्या करना है वो अब आपने यहां पे बताना है। तो मैं यहां पर आकर एक मैसेज दिखा सकता हूं, यूजर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैंने यहां पे इस तरीके से एक मैसेज यूं करके लिख लिया है कि अगर यहां पे ये जो यूजर है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है तो आपने क्या काम करना है वो आप इस नेक्स्ट के अंदर बताते हो। पहली चीज तो आपने ये करनी है कि आपने रिस्पॉन्स की वैल्यू को अपडेट कर देना है, ये कर देना है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके दिस डॉट यूजर फॉर्म को यूज करूंगा और इसके ऊपर मैं एक मेथड अप्लाई कर दूंगा रीसेट का। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके फॉर्म की जो इनपुट फील्ड्स होती हैं उनको क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, ठीक है। ये चीज हमने नेक्स्ट वाले मेथड में बता दी। और अगर यहां पे ये वाला काम सक्सेसफुली नहीं हो पाता है तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एरर वाले मेथड का यूज करेंगे। इसके पैरामीटर में आके हम एक बेसिकली पैरामीटर ले लेते हैं ERR के नाम से, किसी भी नाम से ले सकते हो आप। मैंने यहां पे ERR के नाम से ले लिया कि भाई अगर आपके पास कोई एरर आता है तो वो किस पैरामीटर में आएगा, इस ERR के अंदर आएगा। तो उसको हम यहां पे आगे डिस्प्ले करवा सकते हैं कि मैं बोलूंगा दिस डॉट रिस्पॉन्स। अब आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स की वैल्यू को कुछ इस तरीके से शो करवाना है कि एरर एडिंग यूजर, और उसके बाद जो भी आपका एरर हो उसको आप यहां पे क्या करवा दो, कॉन्केटिनेट करवा दो, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको इस तरीके से एरर डॉट मैसेज करके मैं यहां पे आके इसको क्या करवा दूंगा, कॉन्केटिनेट करवा दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपका एरर का मैसेज होगा वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, आ जाऊंगा अपने टेम्पलेट वाली फाइल में, यानी कि
UI वाली फाइल में। यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आके div एलिमेंट पर आएंगे। div एलिमेंट के अंदर आकर हम एक h1 का टैग बनाएंगे। h1 के टैग के अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे एड यूजर। ठीक है, हमने यहाँ पे आके सिंपल क्या लिख दिया, एड यूजर लिख दिया। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, फॉर्म का यूज करेंगे। एक्शन हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो फॉर्म से मैंने एक्शन हटा दिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाइंड करवाऊंगा। क्या बाइंड करवाऊंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा फॉर्म ग्रुप की प्रॉपर्टी का। मैं बोलूंगा कि भाई फॉर्म ग्रुप को क्या करवा दो, यहाँ पे बाइंड करवा दो। और हमारे फॉर्म ग्रुप का नाम क्या था, हमारे फॉर्म ग्रुप का नाम था यूजर फॉर्म। ठीक है, जो चीज हमने यहाँ पे बताई थी वही चीज मैंने यहाँ पे भी बता दी है। आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्म ग्रुप था उसका नाम हमने क्या रखा था, यूजर फॉर्म। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, बाइंड करवा दिया, ताकि इस फॉर्म के अंदर मैं इन सारी फंक्शनलिटीज को यूज कर सकूं, इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई कर सकूं। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इवेंट लिस्नर का यहाँ पे यूज करूंगा। मैं यहाँ पे यूज करूंगा ng सबमिट का, कि जब इस फॉर्म को क्या किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा, तो आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि ऑन सबमिट का जो मेथड था उसको आपने क्या करवा देना है, कॉल करवा देना है। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लेबल का यूज करूंगा। और लेबल के अंदर हम यहाँ पे आके इसका लेबल कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसका लेबल रख दूंगा, नेम रख दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेबल इसका नेम रख दिया है। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, बेसिकली इस तरीके से इस इनपुट का यूज करेंगे। इस इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर आकर टाइप इसकी टेक्स्ट रहने देते हैं, और ये नेम और आईडी को हम यहाँ से हटा देते हैं। मैंने नेम और आईडी को यहाँ से हटा दिए। हम यहाँ पे आके यूज करेंगे फॉर्म कंट्रोल का। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम बेसिकली यूज करना है, तो फॉर्म कंट्रोल ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे नेम का, कि फॉर्म कंट्रोल नेम की जो बेसिकली वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, हम यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू यहाँ पे बता देंगे नेम। अब ये जो नाम है ये एग्जैक्ट आपका मैच करना चाहिए, ये जो आपने यहाँ पे यूज फॉर्म का बेसिकली यूज करा था ना, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे नाम रखा था अपनी प्रॉपर्टी का, ये एग्जैक्ट इससे मैच करना चाहिए, ताकि ये उसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई कर सके। तो ये चीज बस आपने इसका ख्याल रखना है। बाकी आपका ये सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसी लेबल को हम यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करेंगे। नेम की जगह मैं यहाँ पे आके ईमेल कर दूंगा। यहाँ पे आके टाइप की जगह हम यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे। और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर्म कंट्रोल नेम इसका क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे। ठीक है, कि इस फॉर्म कंट्रोल का जो नेम है वो क्या है, ईमेल है। देन उसके बाद लेबल के बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। और बटन की जो टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, सबमिट रहेगी, कि ये क्या करेगा, आपके फॉर्म को सबमिट करेगा। यहाँ पर अगर हम इसको क्या कर देंगे, डिसेबल भी करवा देंगे। ठीक है, तो डिसेबल किस चीज पे करवाना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने सिंपल यहां पर अगर लिखना है यूजर फॉर्म डॉट इनवैलिड, अगर आपकी किसी भी फील्ड के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई नहीं होती है तो ये उस फॉर्म को सबमिट करने आपको नहीं देगा। ठीक है, बटन का नाम आपने क्या रखना है, बटन का नाम आपने यहाँ पे ऐड यूजर रखना है, ये चीज भी आपने यहाँ पे बता दी है। और इसका जो नाम है वो थोड़ा सा जरा हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, ऐड यूजर अब बिल्कुल सही हो चुका है। इस फॉर्म के बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इफ डायरेक्टिव का यूज करेंगे। और मैं बोलूंगा कि जैसे ही रिस्पॉन्स के अंदर कोई भी वैल्यू आपको मिलती है, आपने क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर आपने अपने रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर सिंपल लिख दूंगा कि रिस्पॉन्स को क्या करो, डिस्प्ले करवा दो। अब एक एरर आ रहा है आपके पास, वो एरर किस पे आ रहा है, ये फॉर्म ग्रुप पे आ रहा है कि भाई आप यहाँ पे अभी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि आपने अपने कंपोनेंट में नहीं बताया कि आप अपनी यूआई के अंदर फॉर्म का यूज करने वाले हो, और उसके अंदर बेसिकली इस तरीके से वैलिडेशन अप्लाई हो रही है, इस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट्स में आना है आपने, और इंपोर्ट्स में आने के बाद आपने यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को। ठीक है, आपने बस इसको इंपोर्ट करवाना है, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। ताकि इससे ये पता चल जाएगा कि भाई आप यहाँ पे जो फॉर्म्स इंप्लीमेंट कर रहे हो वो बेसिकली क्या करेंगे, एक एपीआई को हिट करेंगे, उसके ऊपर आपने वैलिडेशंस भी अप्लाई करेंगे, आपने फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप, सारी चीजों का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो बस इसको इंपोर्ट करवाना जरूरी है, ताकि आपके बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन को पता चले कि ये कोई सिंपल फॉर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। मैं इस वाले कंपोनेंट को क्या करूंगा, app.component.html की फाइल में आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इस कंपोनेंट को कॉल करवा दूंगा। हम यहाँ पे बोलेंगे app-post API सर्विस, हमने यहाँ पे इसको कॉल करवा लिया। सेव करेंगे, app.component.typescript की फाइल में आएंगे, यहाँ पर आकर इसको भी सेव करेंगे। और यहाँ पे आके मैं nga सर्व या फिर npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। ठीक है, मेरी एपीआई भी ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है और मेरी एप्लीकेशन भी अभी यहाँ पर रन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है। एपीआई में आप अभी देख सकते हो मेरे पास एक डेटा है, दो डेटा है और तीन डेटा है। ठीक है, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में भी यहाँ पे वही
तीन डेटा हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म आ चुका है। मैं इस फॉर्म के अंदर क्या करूंगा, कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर एक नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे नाम किसका दें, हम यहाँ पे आके नाम दे देते हैं, किसका नाम दें यार, किसका नाम दें, चलो हम यहाँ पे आके नाम दे देते हैं फहद का, ठीक है। हमने यहाँ पे फहद लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे आके ईमेल, अभी देखो ये डिसेबल हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी दोनों फील्ड्स क्या हैं, रिक्वायर्ड थी, तो अभी हमने दोनों फील्ड्स को फिल नहीं किया है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा f@gmail.com, ठीक है। अब जितनी भी वैलिडेशन थी वो सारी हमने यहाँ पे फिल कर ली है। अब ऐड यूजर का जो बटन है वो इनेबल हो चुका है। जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा, फॉर्म की जो वैल्यूज थी वो यहाँ से एम्प्टी हो चुकी है, रीसेट हो चुका है फॉर्म, और यूजर एडिट सक्सेसफुली आ चुका है। क्या यूजर वाकई में ऐड हो चुका है, आके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी एपीआई को जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे हमारा यूजर ऐड हो चुका है, और एक जो आईडी बेसिकली एक यूनिक आईडी जनरेट होनी थी वो भी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में आते हैं, यहाँ पर आकर भी आप देख सकते हो ये वाला जो बेसिकली डेटा था वो ऐड हो चुका है। तो ये बेसिकली वो चेंजेस हैं जो अब आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आप इंटरनेट पर अवेलेबल कोई भी फ्री फेक एपीआई यूज करते तो ये चेंजेस आपको होते हुए नहीं दिखती। बस आपको आपकी यहाँ पे तसल्ली के लिए एक मैसेज जरूर मिल जाता है यहाँ पे बेसिकली यूजर एडिट सक्सेसफुली का, बाकी इससे ज्यादा आपको चेंजेस नहीं मिलती। लेकिन अब आपको यहाँ पे बिल्कुल एक चेंजेस होते हुए देखें तो अब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई बिल्कुल परफेक्टली हमारी एपीआई वर्क कर रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पोस्ट एपीआई सर्विस का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।